गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पिछली हमारी कक्षा में वर्धमान की जमींदारी की नीलामी के बारे में, इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में और राजस्व की जो राशि थी उसको क्यों नहीं अदा किया जा रहा था समय पर, उसके बारे में, और इसके अलावा किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जमींदारों पर नियंत्रण रखते थे, उन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसके बाद हमारे पास नया जो हमारा आज का टॉपिक आता है वो है जोतदारों का उदय। मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था, जमींदार, रैयत, रिपीट कर रहा हूं, और सिकमी रैयत। ये बीच वाले जो रैयत थे इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार ये अमीर हो गए और एक नए वर्ग का उदय हो गया, जोतदार। और ये गांव में ही रहते थे और किसानों के ऊपर इनका क्या होता था, नियंत्रण, क्योंकि जमींदार कहां पर रहता था, शहर में रहता था। उनका अपनी जमीन के ऊपर रहने वाले किसानों से कोई भी संपर्क नहीं था। ये जो जोतदार होते थे ये धीरे धीरे इतने अमीर हो गए कि गांव के अंदर बहुत बड़ी क्या बन गई, ये हस्ती बन गए, और इन्होंने जमीन के बड़े बड़े रकबे क्या कर लिए, इकट्ठे कर लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीर हो गए। और जब भी किसी जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो ये जोतदार उस जमीन को क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे। तो धनी किसानों का एक वर्ग था, उसको क्या बोला जाता था, जोतदार बोला जाता था। फिर इन्होंने वो पैसा किस में लगाया, स्थानीय व्यापार में और कर्ज देने में। और कर्ज देने वाले लोगों को क्या बोला जाता था, साहूकार बोला जाता था। तो इसके जरिए जो है इन लोगों ने कारोबारों पर भी नियंत्रण कर लिया, और उस क्षेत्र के जो गरीब काश्तकार होते थे उनकी जो शक्ति होती थी उनका भी ये बहुत अधिक प्रयोग करते थे। और जमीन का बहुत बड़ा जो भाग होता था वो बटाईदारों के माध्यम से क्या किया जाता था, जोता जाता था। वो लोग क्या करते थे, अपने खुद के हल लेकर के आते थे, खुद के उनके पशु होते थे और मेहनत करते थे। और जब फसल कट जाती थी तो उपज का आधा भाग कौन ले लेता था, जोतदार, और आधा कौन ले जाता था, वो किसान ले जाते थे, जिनको बटाईदार बोला जाता था। तो गांव के अंदर जो जोतदारों की जो शक्ति है वो जमींदारों की अपेक्षा दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, बढ़ गई थी। क्योंकि जमींदार जो है वो शहरी इलाकों में रहते थे, अभी मैंने आपको बताया, जबकि जोतदार गांव में रहते थे। जो व्यक्ति जहां रहेगा तो वहां रहने वाले लोगों के संपर्क में ज्यादा रहेगा, और अगर वो उनके संपर्क में ज्यादा रहेगा तो उनके ऊपर नियंत्रण भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ग्रामवासी जो होते थे वो सीधे किसके नियंत्रण में चले जाते थे, जोतदार के। किसके नहीं जाते थे, जमींदार के नहीं जाते थे। इसलिए जो ग्रामवासी होते थे तो जमींदारों के द्वारा जो गांव की जो जमा जो लगान होती थी उसको बढ़ाने के लिए जब प्रयत्न किया जाता था तो किसान उसका विरोध करते थे। तो जोतदार किसका सहयोग करते थे, किसानों का सहयोग करते थे। वो जो जोतदार होते थे वो जमींदारी जो अधिकारियों के द्वारा जब भी कभी लगान को बढ़ाने की बात की जाती थी तो किसका विरोध करते थे, जमींदारों का। तो उनका सहयोग कौन करते थे, जोतदार करते थे। तो जमींदार के राजस्व को जानबूझकर वो देर करवा देते थे, और जब राजस्व का भुगतान न किए जाने की वजह से जमींदार की जो जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो ये जोतदार क्या करते थे, उन जमीनों को खरीद लेते थे। तो इस कारण उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे शक्तिशाली क्या बन गए थे, हस्ती बन गए थे। हालांकि धनी किसान और गांव के जो मुखिया लोग थे वो बंगाल के अन्य भाग के देहाती इलाकों में भी प्रभावशाली बनकर उभरे, और उनको उन जगह पर क्या कहा जाता था, या तो हवलदार कहा जाता था, या फिर क्या बोला जाता था, गांटीदार, या फिर क्या बोलते थे, मंडल। जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के बताया था उसको आप यहां भी बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कि जैसे सबसे नीचे कौन है, सिकमी रैयत है, इसको नियंत्रित कौन करता था, ये रैयत के द्वारा। और ये जो रैयत होते थे ये कौन होते थे, धनवान रैयत होते थे, व्यापारी होते थे या महाजन होते थे। और ये किसको नियंत्रित करते थे, जमींदारों के। और जमींदारों को नियंत्रण में कौन रखता था, कंपनी। इस प्रकार तो यहां सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो किसका था, इन धनवान रैयतों का था। उसके बाद है नंबर 1.5,
जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब यहां क्या होता था, जोतदार चाहे कितनी भी ताकतवर हस्ती बन गए थे, लेकिन जमींदारों का अब भी अपने क्षेत्रों में क्या था, सत्ता थी। राजस्व की जो अत्यधिक जो मांग होती थी, या अपनी जो भू संपदा की जब नीलामी की समस्या आती थी, तो जमींदार भी उन दबावों से निपटने के क्या निकाल लेते थे, रास्ते निकाल लेते थे। और उसका एक रास्ता मैंने सबसे पहले आपको बताया था, क्या करते थे, फर्जी नीलामी या फर्जी बिक्री। अपनी जो उनकी जमींदारी होती थी उसको झूठा बेच देते थे। उसके लिए कौन से हथकंडे अपनाते थे कि एक नियम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि जो जमीन महिला के नाम होगी, किसके नाम होगी, महिला के। दूसरा रीजन बता रहा हूं, पहला था फर्जी बिक्री करवाते थे, दूसरा क्या था, महिला के नाम जमींदारी। जमींदार क्या करते थे, जो अपनी जमींदारी थी वो किसके नाम खरीद लेते थे, अपनी पत्नियों के नाम खरीद लेते थे। और कंपनी का ये नियम था कि जो जमीन महिला के नाम होगी उसकी नीलामी नहीं की जाएगी। तो इसलिए नीलामी करना आसान नहीं था। नंबर 3 क्या था, जमींदारों के एजेंट। जब नीलामी होती तो जमींदार अपने एजेंट उनमें क्या कर देते थे, खड़े कर देते थे। तो इस प्रकार जो है कंपनी की जो राजस्व की जो मांग थी उसको जानबूझ करके भी रोक लिया जाता था, और भुगतान न की गई जो राशि होती थी वो हमेशा क्या होती रहती थी, बढ़ती रहती थी। तो उसमें क्या होता था, जमींदार के जो एजेंट बोली में खड़े होते थे वो ऊंची बोली लगा करके क्या कर लेते थे, उस जमीन को दोबारा खरीद लेते थे। खरीदने के बाद वो क्या करते थे, वो पैसा कहां नहीं जमा कराते थे, नीलामी की रकम, नीलामी की जो रकम है वो कंपनी में जमा नहीं करवाते थे, और वो नीलामी अपने आप रद्द हो जाती थी। फिर अधिकारियों को दोबारा नीलामी करवानी पड़ती थी, दोबारा भी वो लोग क्या करते थे, ऊंची बोली लगा करके फिर उस जमीन को खरीद लेते थे। लेकिन दोबारा भी वो राशि कहां पर जमा नहीं कराते थे, अंग्रेजों की कंपनी में जमा नहीं कराते थे। थक हार कर 3-3 4-4 बार नीलामी करने के बाद भी वो जमीन क्या नहीं होती थी, नीलाम नहीं होती थी। और आखिरकार अंग्रेजी कर्मचारियों को, कंपनी के अधिकारियों को, जमींदारों को वापिस वो जमीन सस्ती दर पर बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार जो जमींदार होते थे वो हथकंडे अपना करके अपनी जमींदारी को बचाने में क्या हो जाते थे, सफल हो जाते थे। आप ये देखेंगे कि 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों में, जिसमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां हुई। बेनामी का मतलब जमीन खरीदने वाला कोई और जमीन नाम किसी और के, जमीन का मालिक कोई और, उसको बोला जाता है बेनामी जमीन। जमीन का मालिक कोई और होता है और वो जमीन किसी और व्यक्ति के क्या होती है, नाम होती है। तो ये बताते हैं, देखिए कि 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी, लेकिन नीलामियों की कुल बिक्रियों में 15% सौदे क्या थे, नकली थे। तो जमींदार इन तरीकों के द्वारा अपनी जमींदारी को बचाने में क्या हो जाते थे, सफल हो जाते थे। इसके अलावा चौथा जो उनका रीजन था, कैसे बचा लेते थे, जमींदारों के लठेत। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी जमींदार की जमींदारी को नीलामी पर छुटवा ले जाता था, तो जमींदारों के पास उनके लठ रखने वाले लोग होते थे जो लड़ाइयाँ करते थे, वो उन्हें उस जमीन का कब्जा नहीं लेने देते थे, और नए जमींदारों को वहां से लठ मार करके क्या कर देते थे, भगा देते थे। इसके अलावा नंबर 5, किसानों द्वारा विरोध। जो जमींदारी के अंदर जो किसान रहते थे, वो किसान अपने जमींदार को अपना अन्नदाता मानते थे। क्या मानते थे, अपना अन्नदाता। और वो ये सोचते थे कि ये जो दूसरे जमींदार है पता नहीं कैसे होंगे, तो वो किसान भी नए जमींदारों को उस जमीन में नहीं घुसने देते थे। तो इसलिए जमींदार जो है बहुत आसानी से क्या नहीं होते थे, अपनी जमींदारियों से विस्थापित नहीं होते थे।
और 1790 के अंदर इन तकलीफ़ों को झेलने में सफल हो गए। कौन? जमींदार। क्योंकि कृषि की जो कीमतें हैं वो कब बढ़नी शुरू होगी? 1790 के बाद। तो जमींदारों की आय में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और जिन किसानों ने अपनी ज़मीनों को किसी भी तरीके से, किसी भी हथकंडे के तरीके से अपनी जमींदारी को नीलाम होने से बचाए रखा, अब उनकी स्थिति बहुत क्या हो गई? मजबूत हो गई। और कंपनी ने भी अब क्या कर लिया था? राजस्व की जो भुगतान था उसको क्या बना दिया? लचीला बना दिया। जो सूर्यास्त विधि का जो नियम था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर 1930 के अंदर आकर के फिर जो आर्थिक मंदी आई तो जमींदारों का भट्ठा बिल्कुल बैठ गया और जोतदारों ने देहात के अंदर अपने पांव क्या कर लिए? मजबूत कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, 5वीं रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ब्रिटिश संसद के अंदर 1813 के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई थी और ये रिपोर्ट कौन सी थी? 5वीं थी। इस कारण इस रिपोर्ट का नाम क्या पड़ा था? 5वीं रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या थी कि ब्रिटिश संसद के अंदर समय समय के ऊपर ब्रिटिश जो संसद के जो सदस्य थे वो ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। वो संसद में कहते थे कि कंपनी के जो अधिकारी हैं वो निजी व्यापार के जरिए अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे देश को और कंपनी को बहुत बड़ा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ब्रिटेन की जो संसद होती थी वो कंपनी के जो कार्यक्रम होते थे, उनकी जो रिपोर्ट होती थी, उसके जो क्रियाकलाप होती थी, उनके लिए वो क्या करती थी? एक रिपोर्ट तैयार करती थी। और ऐसी ही एक रिपोर्ट 1813 के अंदर तैयार की गई थी जिसके 1002 पृष्ठ थे। इसके अंदर जो है जमींदारों और जो रैयत थे उनकी अर्जियां होती थी, विभिन्न जो जिले के जो कलेक्टर होते थे उनकी रिपोर्ट होती थी, राजस्व विवरण से संबंधित सांख्य की तालिकाएं होती थी, और बंगाल और मद्रास के जो राजस्व और न्यायिक प्रशासन की लिखित टिप्पणियां भी इसमें शामिल थी। इन सारी टिप्पणियों के जरिए जो है ब्रिटिश जो संसद है उसको कंपनी की गतिविधियों के ऊपर क्या मिलती थी? नजर रखने की इजाजत मिल जाती थी। तो कंपनी ने जो है 1760 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, यानी कि 1765 में एक संधि हुई थी इलाहाबाद की। किसकी संधि हुई थी? इलाहाबाद की। और उसी संधि के तहत क्या हुआ था? मैंने आपको जब ये पाठ शुरू हुआ था ये बताया था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो है क्या मिल गई थी? दीवानी मिल गई थी। राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार किसको मिल गया था? कंपनी को मिल गया था। तो उसी समय से इंग्लैंड के अंदर उनके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाती थी और उन पर चर्चा की जाती थी। और ब्रिटेन के अंदर बहुत से समूह ऐसे थे जो भारत और चीन के साथ खुद भी व्यापार करना चाहते थे, लेकिन कोई भी और व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा वहां पर व्यापार नहीं कर सकता था। इसलिए वो ये चाहते थे कि शाही फरमान को रद्द करवा दिया जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यापार के ऊपर एकाधिकार रहेगा। तो वो चाहते थे कि निजी व्यापारियों की अगर संख्या भारत में बढ़ेगी तो उस व्यापार में अगर उनका हिस्सा होगा तो ब्रिटिश जो उद्योगपति है वो ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत में बाजार खुलाने के क्या थे? इच्छुक थे, ताकि उनका माल वहां पर क्या हो? बिकना शुरू हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बंगाल के ऊपर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विजय हुई है उसका लाभ सिर्फ किसको मिल रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, जबकि मिलना किसको चाहिए? संपूर्ण राष्ट्र को। तो कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित जो प्रशासन होता था उसके विषय में प्राप्त सूचना पर इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ? गर्मा गर्म बहस छिड़ी और कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों के अंदर क्या किया गया? छापा गया। और ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अनेक अधिनियम क्या किए? पारित किए और कंपनी को बाध्य किया कि वो भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट कहां पर भेजे? ब्रिटेन की संसद के अंदर भेजे। और इसीलिए ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और 5वीं जो रिपोर्ट थी वो ऐसी ही रिपोर्ट थी जो एक परवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। और ये रिपोर्ट क्या थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर जो ब्रिटेन की संसद के अंदर जो गंभीर वाद विवाद हो रहा था उसका क्या बनी थी? आधार बनी थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक थे उसमें जो ग्रामीण बंगाल था उसमें क्या रियल में यही बातें हुई? क्या 5वीं रिपोर्ट के आधार पर कोई भी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आया?
तो हमारे लिए जो पांचवी जो रिपोर्ट है उसमें जो उपलब्ध जो साक्ष्य हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि किसी भी जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसके अंदर आंकड़ों को बड़े व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उन आंकड़ों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना भी क्या है, बेवकूफी है। इसलिए सरकारी रिपोर्टों को हमेशा सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। और हमें यह जानने की जरूरत होती कि ये रिपोर्ट किसने तो लिखी, किसने लिखी और किस उद्देश्य से लिखी गई, इसके ऊपर भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि वास्तव में जो आधुनिक हमारे शोध है उससे पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट के अंदर दो तर्क और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के हम क्या नहीं कर सकते, सीधा स्वीकार नहीं कर सकते कि यह बिल्कुल सही है। तो जो शोधकर्ता होते थे वो ग्रामीण बंगाल के अंदर औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए कहां पर गए? बंगाल के अंदर जो जमींदार थे उनके अभिलेखागारों में गए। जिला के जो स्थानीय अभिलेख थे उनकी सावधानी पूर्वक उन्होंने जांच की और उनसे उन्हें पता लगा कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट के अंदर परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अंतरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जिम्मेदारी खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ा करके बताया गया था। जैसा कि हमने देखा, जब जमींदारियां नीलाम होती थी तब जमींदार भी नए नए हथकंडे अपना करके अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और वो बहुत कम क्या होते थे, विस्थापित होते थे। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई कि जो कंपनी है उसके आचरण में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कुदाल और हल। सेकंड जो हमारा पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है, तो यहाँ हम बात करेंगे राजमहल की पहाड़ियों की। राजमहल की पहाड़ियों की, वहां पर दो वर्गों के लोग रहते थे, पहाड़िया और संथाल। और इन दोनों के अंदर आपस में बड़ा संघर्ष होता था। दोनों का नजरिया अलग अलग था। पहाड़िया जो लोग हैं वो किसका प्रयोग करते थे? यहां अगर हम देखेंगे तो दो यंत्र थे, एक तो था कुदाल और दूसरा क्या था, हल। तो इन पहाड़िया लोगों के बीच में और संथालों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किसकी हुई थी? कुदाल और हल की लड़ाई हुई थी। क्योंकि पहाड़िया लोग जो है वो कुदाल का इस्तेमाल करते थे जमीन को खोदने के लिए, जबकि संथाल लोग किसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे? वहां पर हलों का प्रयोग करते थे। तो इस अध्याय के अंदर कुदाल और हल के बारे में भी अब हम यहां पर पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।